Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to discuss the important question how to prepare for our exam. As we are sitting for the first time and we are really nervous. That's all right. That is known as you stress. आपको स्ट्रेस होगा तभी तो आप काम करोगे ना. So that stress is a very positive stress. लेना भी चाहिए. अब अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए? How to score good? You have to study for that. You have to complete your whole syllabus. How to attempt the question paper? Yes, we will discuss the question paper as well as the important question. Last but not the least, how to not get re-exam, reappear. ये मिसकंसेप्शन है कि आप जितना भी लिख लो तब भी री एग्जाम आएगा आपका. ऐसा नहीं होता. बट अगर आप क्वालिटी नहीं लिख कर आओगे, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी नहीं दोगे उनको, तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे. आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, डूज एंड डोंट्स की. सो अकॉर्डिंग टू मी दो चीजें बहुत मैटर करती है. फर्स्ट इज योर इनपुट, सेकंड इज द आउटपुट. इनपुट क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो सारा सिलेबस करना है. सारा सिलेबस मीन्स अगर यूनिट में कोई दो ऑथर है, इट्स ओके, आप एक भी कर सकते हो. बट आई एम सेइंग आपको यूनिट 4 यूनिट्स हैं तो आपको 4 यूनिट्स कंप्लीट करनी है. यू कैन नॉट लीव एनी यूनिट. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. जैसे अगर आप कोई पोम कर रहे हैं तो उस पोम के थीम्स, सिंबल्स, टोन, स्ट्रक्चर, उसको पूरा स्टडी करना है उस पोम को. आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक आंसर रेडी करना है जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है. जैसे अगर आज मैं आपको इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस बताती हूँ, मान लीजिए यूनिट 2 चौसर की है. यूनिट 2 चौसर में से मैं आपको 5 क्वेश्चंस बताती हूँ. तो आपको उन 5 क्वेश्चंस को मिला के आपको एक अपना प्रॉपर आंसर फॉर्म्युलेट करना है. एंड सपोज उन 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस का एमालगमेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है, सो यू कैन राइट. ठीक है, उन दो आंसर्स को हाईलाइट करके बाकी सब स्ट्रक्चर तो सेम ही आएगा. हर एक यूनिट का आपको इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन प्रिपेयर करना है. इवन आई वुड रियली सजेस्ट कि आप एक फुल फ्लेजेड आंसर प्रिपेयर कर लो हर एक यूनिट का. अब ऐसा नहीं है कि जो आंसर प्रिपेयर किया वही लिख कर आओगे, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहेंगे कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी उसमें से ही आएगा. एमडी यूनिवर्सिटी नॉट ओनली फोकसेस ऑन क्वालिटी बट ऑल्सो क्वांटिटी. अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप काम की चीज लिखो, बाकी अगर आप ज्यादा भी नहीं लिखते तो कोई मैटर नहीं करता. मैटर करता है. जब यूनिवर्सिटी एग्जाम को, जब क्वेश्चन पेपर में सामने से लिखा हुआ है कि आपको जो 3.5 या 4 मार्क्स का जो आंसर है वो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है. सो आप खुद देखिए ना, अगर आप उसको लाइक 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है या 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो आपको कितने पेजेस में लिखना होगा. आप खुद अपना एस्टिमेशन लगा सकते हैं उसमें. अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम क्वांटिटी के लिए अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पेजेस लिखे. सो मेरे अकॉर्डिंग 6 पेजेस तो आपको लिखना होगा. लाइक दीज आर द मिनिमम पेजेस यू हैव टू राइट. 6 पेजेस से प्लीज कम मत लिखना. ठीक है, इसलिए बोलती हूँ कि कोट्स याद कर लो. अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, ये क्वेश्चन था ना किसी का, प्लीज कोट्स याद कर लो. जैसे यूनिट 2 में चौसर है तो चौसर के 2-3 लाइन्स याद कर लो. उसके बाद जैसे मान लो जॉन डन है आपका, जॉन डन की पोम्स है, पोम्स की 2-3 लाइन्स याद कर लो. शेक्सपियर की 2-3 लाइन सोनेट की याद कर लो. अब आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी लिखकर आ जाओ मार्क्स मिल जाएंगे. आई एम सेइंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट है. अब आपका एग्जाम 70 मार्क्स का आएगा जिसमें क्वेश्चन 1 to 5 आएंगे. क्वेश्चन 1 जो होगा वो शॉर्ट नोट होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने 100 to 150 वर्ड्स में. अब 100 to 150 वर्ड्स कैसे काउंट करने हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके एक लाइन में 5 वर्ड्स आते हैं, इज एम आर वॉज वर, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स है ये काउंट नहीं होते. आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब, ये सब काउंट नहीं होते, मेन वर्ड्स काउंट होते हैं. और 1 पेज में आपके मैक्सिमम 100 ही आ सकते हैं, विच मीन्स आपको 4 मार्क्स में 1 to 1.5 पेज लिखना है. अगर ये 4 मार्क्स में 1.5 to 2 पेजेस लिखने हैं तो आपको खुद पता होगा कि 14 मार्क्स में कितना लिखना है. एक डिस्क्लेमर है यहाँ से नेक्स्ट पार्ट पे जाने के लिए. हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हुई यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने कोई क्वेश्चन पेपर जनरेट नहीं किया है ऑनलाइन. सो वी डोंट हैव एनी स्पेसिमेन, वी डोंट हैव एनी डेमो पीस जिससे हमें पता चले कि कैसे आ सकता है, कौन से लेवल का क्वेश्चन पेपर आ सकता है. सो दिस इज माई प्योर अजम्पशन, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन. इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस,
इफ यू ट्रस्ट मी, आप देख सकते हैं आगे वीडियो, अदरवाइज अभी स्टॉप करके यू कैन जस्ट डू योर वर्क। ओके, 5 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे। 6 क्वेश्चन गिवन होंगे शॉर्ट नोट्स के, आपको उसमें से 4 करने हैं। देन 100 to 150 वर्ड्स होंगे। हर एक यूनिट में से जैसे 6 आपको गिवन होंगे, हम हमारे 4 यूनिट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन थर्ड यूनिट से, एक क्वेश्चन फोर्थ यूनिट से। जो 5 और 6 आएंगे कोई भी रैंडम हो सकता है, 2 से आ जाए, हो सकता है 1 से आ जाए। ठीक है, रैंडमली आएंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। वो आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कुछ कोई भी 4 रैंडम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5, इसमें आपकी इंटरनल चॉइस आएंगे और ये ऐसे टाइप का आएगा। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आएगा 3.5 मार्क्स का। 3.5 मार्क्स के आपके आएंगे 4 क्वेश्चन, विच मीन्स टोटल कितना हो गया 40। एंड आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ईच आएंगे आपके 14 मार्क्स की। सो 14 into 5 अगर हम देखें तो दैट इज योर 70 मार्क्स। तब आपके 70 मार्क्स बनते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग ये मार्किंग स्कीम रहने वाली है। अब इंटरनल चॉइस, बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, इंटरनल चॉइस क्या होता है। सो इंटरनल चॉइस इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे और लिखा होगा और एक और क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा। मीन्स 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, दैट इज द इंटरनल चॉइस। मतलब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2 चौसर की यूनिट से है, सो दोनों ही क्वेश्चन चौसर से होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट आपकी शेक्सपियर एंड स्पेंसर की यूनिट से है, तो एक क्वेश्चन आएगा शेक्सपियर का और एक क्वेश्चन आएगा स्पेंसर का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिससे करे बिना आप प्लीज मत जाना पेपर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 1 में आपको पोएटिक डिवाइसेस, टर्म्स, सब कुछ बहुत अच्छे से करनी है। फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक फॉर्म, पोएटिक टर्म्स, इन सब की डेफिनेशन करनी है। देन सिंबल, लैंग्वेज, टोन, एंड यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी मेंशन्ड है यू हैव टू रीड इट। बिलीव मी, सोनेट इज सो इम्पोर्टेंट, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज सो इम्पोर्टेंट, ओड, ओडीई is so important, allegory, epic, parody or satire, it is so important. Now let's just talk about the Chaucer unit 2. You have to read about the author, his writing style. इनका राइटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इंटरनल चॉइस आएगी। ठीक है, और में क्वेश्चन आएंगे दोनों। क्वेश्चन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि चौसर के बारे में बताओ, उसका राइटिंग स्टाइल बताओ, और प्रोलोग ऑफ कैंटरबरी टेल्स। इसमें से दो ही तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो चौसर के ऊपर, उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर, उसका लिटरेरी बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, और साथ में प्रोलोग 103 लाइन्स है, उसके बारे में कुछ बताइए। अब जो फर्स्ट 2 3 लाइन्स है, प्लीज उनको याद कर लो एज अ कोट, वहां जाके मेंशन कर देना। जितने ज्यादा कोट याद होंगे उतने मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, देन चौसर के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में ब्लैक डेथ हुई थी। ठीक है, पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पे ग्रेट फायर ऑफ लंदन लगी थी। सो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें, आपको चीजें याद होनी चाहिए। जब एग्जामिनर चेक कर रहा है पेपर, तो वो आपके ये कीवर्ड्स को देख के ही आपको मार्क्स देगा, वो आपके कोड्स को देख के ही आपको मार्क्स देगा। कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। देन उनका लिटरेरी बैकग्राउंड, कि उन्होंने कहाँ से उनका इन्फ्लुएंस आया था, वो इटली से इन्फ्लुएंस हुए थे, लिखना उन्होंने सीखा कहाँ से था, किस किस इंसान से उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया था। ठीक है, किसको वो फॉलो कर रहे थे। उसके बाद अगर हम कैंटरबरी टेल्स की बात करते हैं, तो सिर्फ प्रोलोग आ रहा है, 103 लाइन्स तक आ रहा है। प्लीज लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है आपको। एक बार पैराफ्रेजिंग याद कर लेना। लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो अगर मान लो पैसेज भी आ जाता है तो भी आपको क्लैरिटी होगी चीजों के बारे में। चौसर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, तभी उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। अब ये एक स्टेटमेंट दे देंगे कि चौसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, एक्सप्लेन विद द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। ठीक है, आपको जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है एक्सप्लेन करो कि क्यों बोला जाता है। क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था, जो कैंटरबरी टेल्स है उन्होंने रियलिटी दिखाई थी सोसाइटी की, बहुत रियलिज्म शो किया है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू द प्रोलोग, उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से करना है, दैट इज नाइट, स्क्वायर एंड ह्यूमन। उनकी कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छे से करनी है, दोनों कैरेक्टर्स का डिफरेंस बहुत अच्छे से करना है।
When you are doing the introduction, आपको सारे 7 सन फिगर्स याद होने चाहिए। कौन से सीजन में स्टार्ट हुआ था, स्प्रिंग में स्टार्ट हुआ था, राइट? कितने पिलग्रिम्स, कौन से पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, कितने कैरेक्टर्स जा रहे हैं, कितनी स्टोरीज हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, सटायर, ह्यूमर, आयरनी, रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म इन चॉसर्स प्रोलोग। तो सटायर पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। चौसर को ह्यूमरिस्ट क्यों बोलते हैं, उसने आयरॉनिक कौन सी चीज यूज की है, रियलिज्म उसने कौन से अपने कैरेक्टर्स के रियलिज्म। ऑफ कोर्स जब उसने नाइट की बात की है तो उसने बिल्कुल रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखाया है कि अगर वो वॉर से आ रहा है तो उसके कपड़े बहुत बुरे हैं। अगर स्क्वायर उनका बेटा है तो वो बहुत लग्जरीज इंजॉय कर रहा है बिकॉज नाइट ने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, उसके बाद पैसेज भी आ सकता है, जैसे 103 लाइंस तक कोई भी एक छोटा सा पैसेज दे देंगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे देंगे। इसके चांसेस थोड़े कम है बट आ सकता है, विच मीन्स आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर एक पोम की करनी है, बीइंग इट स्पेंसर, बीइंग इट शेक्सपियर, बीइंग इट चॉसर और योर डन। सो कैरेक्टर करना है आपको नाइट एंड स्क्वायर का। नाइट एंड स्क्वायर का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो ही कैरेक्टर हमारे 103 लाइंस तक कवर हो रहे हैं। प्लस इन दोनों का डिफरेंस करना है कि इन दोनों कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या है। सो इन दोनों का कैरेक्टराइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट मेजर मिस्टेक करते हैं ऐसे स्ट्राइकिंग, प्लीज मत करना। कुछ गलत हो जाए तो एटलीस्ट ऐसे मत करना, एक छोटा सा स्ट्राइक मार देना, बट नॉट दिस, नॉट दिस, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, आपको बहुत क्लीन एंड टाइडी पेपर लिखना है। आपको बस चेकर को परेशान नहीं करना। आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो राइट क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, राइट क्वेश्चन नंबर 3। 6 पेजेस लिखने हैं आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन में। 3.5 में या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लिखने हैं 2 पेजेस, 1.5 और 2 पेजेस। ठीक है, इसमें आपको सारी थियोरेटिकल बेस्ड है, कोई ग्रामर नहीं आ रही। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बट बहुत ही क्लीन पेपर करना है सो दैट जो चेकर है उसको परेशानी ना हो आपका पेपर चेक करके। एंड नो यूज ऑफ ओवर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस। कोई भी यूज नहीं है ओवर अटेम्प्ट करने का, नहीं मिलते उसके मार्क्स, बिलीव मी। आई एम अ चेकर, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको कोई ओवर अटेम्प्ट के मार्क्स नहीं मिलने वाले। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूनिट 4 ऑफ जॉन डन। बिलीव मी, जॉन डन के ऊपर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट why John Donne is known as metaphysical poet, metaphysical, metaphor, conceit, 16th 17th century complexities, emotions, intellect, religious, love poet, metaphysical poet, ये सारे की टर्म्स याद कर लो। जॉन डन इनके बिना इनकम्प्लीट है, कोई मार्क्स नहीं देने वाला अगर आप उसको इधर उधर की चीजें लिख रहे हो। अगर आपने जो मैंने अभी कीवर्ड्स मेंशन किए हैं अगर वो आपने नहीं लिखे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, बिलीव। उसके बाद कोई भी पोम आ जाती है, द सन राइजिंग, द गुड मॉरो एंड बैटर माई हार्ट। सन राइजिंग एंड द गुड मॉरो इज योर लव पोम, एंड जो बेटर माई हार्ट है वो रिलीजियस पोम है। ठीक है, अब क्वेश्चन दो तरीके से और बन जाता है कि लव पोम कौन सी है और रिलीजियस पोम कौन सी है। अब जो सन राइजिंग आएगी सबसे पहले तो उसकी समरी आप अच्छे से कर लीजिए। पैराफ्रेजिंग मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद कमेंट्री क्या की थी ऑथर ने। थीम्स क्या है सन राइजिंग की, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी पोम्स की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से बता रही हूँ। उसके बाद कर लेना 2 3 लाइंस जो याद होती है प्लीज उनको याद कर लेना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद सेटिंग ऑफ द पोम, कहाँ पे पोम की सेटिंग थी। ठीक है, जैसे अगर सन राइजिंग की तो बेडरूम की सेटिंग थी। सिंबल्स कौन कौन से थे पोम के, सिंबल कौन से थे, द सन था, सन को पर्सोनिफाई किया, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। द सन इज यूज एज अ पर्सोनिफिकेशन जिसमें उसको ह्यूमनली क्वालिटीज दी थी। उसके बाद स्पीकर्स का जो बेडरूम था द सन राइजिंग में वो भी एक सिंबल है। अब आप और भी सिंबल्स लिख सकते हैं। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज की गई हैं। अब पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस है, बट आप और भी लिख सकते हैं। टोन ऑफ द पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। टोन कौन सी थी, वो मजाक में तो सन को स्कोल्ड कर रहा था बट बहुत एरोगेंटली कर रहा था, बहुत रूड तरीके से कर रहा था। पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे लिखे नहीं है, प्लीज दिस इज योर होमवर्क, आप खुद कीजिए इसको। पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस ये सब तो यूज किए, और कौन से किए वो आप देखना। मेटाफर भी यूज किया। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिवाइस, स्ट्रक्चर कैसा था, कैसा रेगुलर स्कीम। अगर आपने यूनिट 1 अच्छे से किया तो आपको ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट इज यूनिट 4 दैट इज ऑफ जॉन डन। एक बार हम यूनिट 3 को बाद में करते हैं, सबसे पहले यूनिट 4 करते हैं जॉन डन की। सबसे पहले आपको उनकी 3 पोम्स हैं। ठीक है, तीनों पोम्स का
आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रीड करने हैं, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है वो वीडियो, प्लीज जाके देखो। पैराफ्रेजिंग मीन्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो आपको आ चुकी है। उसके बाद आपको सिंबल्स करने हैं, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, डोंट वरी। हर एक पोम की थीम करनी है, सेटिंग, टोन, स्ट्रक्चर, पोएटिक डिवाइसेस, सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा, सब कुछ चैट जीपीटी पे मिल जाएगा। सो स्टॉप कंप्लेनिंग कि ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। बस अब वो टाइम चला गया है जब आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, वो टाइम है जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। 100% गारंटीड, जॉन डन जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, लाइक आई एम गिविंग यू 100% ऑफ माई गारंटी। चौसर में जो क्वेश्चन कराए हैं, एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोलोग ऑफ कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, दैट्स इट, उसके भी बाहर से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डिस्कस डन एज अ लव पोएट, discuss done as a religious poet, discuss done as a metaphysical poet। ये तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस उसके साथ ये बोल देंगे डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोम्स प्रिस्क्राइब इन द सिलेबस। कभी भी एक पोम से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, चांसेस बहुत कम है। आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट पार्ट में, या तो डन को मेटाफिजिकल पोएट क्यों कहा जाता है वो पूछ लेंगे, या रिलीजियस पोएट क्यों कहा जाता है, या लव पोएट क्यों कहा जाता है। सबसे ज्यादा चांसेस है लव पोएट को पूछने के, क्योंकि आपकी टू पोम्स है, द गुड मॉरो एंड द सनराइजिंग, दोनों लव पोम्स है। थर्ड वन आपकी रिलीजियस पोम है, ठीक है, बैटर माई हार्ट, उसको भी बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल नोट ऑन जॉन डन्स लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज कैसी है, पोएटिक डिक्शन एंड वर्सिफिकेशन। Next, critical appreciation of all three poems. Okay, we have finally come to the last unit, that is of Shakespeare and Spenser. इन दोनों में से आप एक ऑथर को कर सकते हैं, एंड शेक्सपियर से अगर क्वेश्चन बनते हैं, बाय द वे दोनों ने ही सॉनेट्स लिखे हैं, आपको व्हाट इज सॉनेट, सॉनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉनेट के फीचर सब कुछ पता होना चाहिए। सॉनेट टू टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज शेक्सपियरियन, सेकंड इज पेट्रांकन सॉनेट। ठीक है, एंड शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, पेट्रांकन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, स्पेंसर ने कौन सा सोनेट को फॉलो किया है, स्पेंसर ने पेट्रांकन सोनेट को फॉलो किया है, शेक्सपियर ने शेक्सपियरियन सोनेट को फॉलो किया है, ऑफ कोर्स। ठीक है, सोनेट नंबर 18, 116, 130 किसके है, शेक्सपियर के। ये थ्री सोनेट हमारे सिलेबस में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द थीमेटिक कंसर्न, मतलब थीम्स लिखनी है आपको सोनेट्स की। थीमेटिक कंसर्न इन शेक्सपियरियन सोनेट with special reference to prescribed sonnets। देखिए, जहां पे भी बहुत सारी पोम्स होंगी, सॉनेट्स होंगे, ठीक है, जहां पे भी 2 3 होंगे, वहां पे कभी भी एक से क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, वहां पे कभी भी एक से क्वेश्चन नहीं आ सकता, एक जनरल सा क्वेश्चन होगा, ताकि आप तीनों पोम्स को का कॉम्बिनेशन आप उसमें डाल सको। अब इस क्वेश्चन में आपको तीनों पोम्स का रेफरेंस देना हो। जो भी चीजें मैंने आपको ऊपर जॉन डन में बताई थी कि आपको टोन करना है, सिंबल्स करने हैं, थीम्स करने हैं, सेटिंग, टोन, सब कुछ यहाँ पे दोबारा एप्लीकेबल होता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी, आइडिया ऑफ लव, सोनेट में अगर आप देखें तो आइडिया ऑफ लव बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। सो आइडिया ऑफ लव, और शेक्सपियरियन एंड स्पेंसर दोनों को ही सोनेटियर बोलते हैं। सोनेटियर कौन होते हैं एंड उनको सोनेटियर क्यों बोला जाता है, ठीक है, आपको ये करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेंसर को पोएट्स पोएट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। That's it. The most important question. I think I can leak the paper here right now. So the first unit, you would be having mixed questions from all the units. जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, Why does John Donne ask God to batter his heart in the sonnet Batter My Heart, 3% God? अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पेज, 1.5 पेज लिखना है। ठीक है, आपको पूरी पोम नहीं लिखनी, सिर्फ 1.5 पेज ऐसे लिखना है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज सोनेट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोनेट। अब इसमें भी 1.5 पेज आराम से आप भर सकते हो। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो आप रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट टचेस एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन और ले लेंगे तो राइट ए डिटेल नोट ऑन ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसके बाद डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर्स आइडिया ऑफ लव विद रेफरेंस टू वन ऑफ हिज सोनेट। ठीक है, ये सारे आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, बहुत छोटे से इसके आंसर्स लिखने हैं 1.5 पेज में। फिर आते हैं आपके 14 मार्कर क्वेश्चन।
अगर हम जॉन डन की बात करें, जॉन डन में दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। डिस्क्राइब जॉन डन एज अ लव पोएट विद रेफरेंस टू ऑल हिज पोम्स। उसको समझाओ कि ये लव पोएट कैसे है और सारी पोम्स का रेफरेंस दे दो कि कहाँ कहाँ पे लव यूज किया गया है। अगर आ गया रिलीजियस पोएट, तो उसका बैटर माय हार्ट पूरी पोम की समरी प्लस उसका स्ट्रक्चर क्या है सब कुछ आपको लिखना है। बस आपको एक्सप्लेन करना है कि वो रिलीजियस पोएट कैसे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है कि वो मेटाफिजिकल पोएट है। अब बता दो उसने कहाँ कहाँ पे मेटाफिजिकल एलिमेंट्स यूज किए हैं, कंसीट मेटाफर कौन कौन सी पोएम्स में यूज किए हैं, और उन पोएम्स की समरी जल्दी से लिख देना वहां पे। ठीक है, अब आपको इसके लिए आंसर पहले से फॉर्मुलेट करना होगा। यू हैव लास्ट वन डे विद यू। प्लीज आंसर्स फॉर्मुलेट कर लो। क्वेश्चंस मैंने बता दिए, अब तो आंसर लिख सकते हो चैट जीपीटी या गूगल से, राइट। अब आपका रह जाता है शेक्सपियर। शेक्सपियर से अगेन लव की थीम फिर हाईलाइट हो रही है हमारे पूरे सिलेबस में, इस बार लव की थीम ही है। शेक्सपियर एलिजाबेथन एरा का है। उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वो अकेला पोइट था जो लिख रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तभी उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, क्योंकि उसने ही सब कुछ स्टार्ट किया। ठीक है, शेक्सपियर आगे लेकर गया उस चीज को। शेक्सपियर ने जो तब लिखा था वो आज भी रेलेवेंट है। चीजें जैसे रोमियो एंड जूलियट लव स्टोरीज आज भी रेलेवेंट है। ठीक है, उसके बाद थीमेटिक कंसर्न, थीम्स जो है शेक्सपियर के सोनेट्स की लव थीम्स पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लेना उन चीजों को। सोनेटियर सोनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोड़ के मत चले जाना सोनेट को। अब आती है चौसर की बारी। अगर हम चौसर की बात करें तो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है चौसर के। चौसर किस टाइम पे था? ठीक है, 1340 टू 1400 उसका एज है, 14th सेंचुरी का है वो। उस टाइम क्या चल रहा था? ब्लैक डेथ थी, ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई थी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो हो रही थी उस टाइम पे। उसके बाद कैंटरबरी टेल्स किस बारे में है? कितने कैरेक्टर्स हैं आपके प्रोलोग में? वो कौन से पिलग्रिमेज पे जा रहे थे? कितने पिलग्रिम्स थे? कितनी स्टोरीज थी? होस्ट का नेम क्या था? नरेटर था? टोटल कितने पिलग्रिम्स थे? ठीक है, आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने हैं। प्लीज फॉर्मुलेट योर आंसर। मैं बार बार एक ही चीज पे हाईलाइट कर रही हूँ, रटना इज नॉट गुड, बट अगर चीजें समझ आ चुकी हैं और फर्स्ट एग्जाम में पैनिक नहीं होना, तो चीजें याद कर लो, समझ के रट लो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग सिर्फ रट लो चीजों को और 2 दिन में भूल जाना, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कभी भी। चीजों को समझो पहले। ऑलरेडी मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे गाने सुनते हो वैसे ही थोड़ा सा वो एक्सप्लेनेशन सुन लो, अगर री एग्जाम दोबारा नहीं देना तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई थिंक वी हैव डन अ लॉट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। अब आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है, अच्छे से कर लो, जितनी तैयारी कर सकते हो, जितने एफर्ट्स डाल सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका फर्स्ट एग्जाम अच्छा जाए ना, आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छे जाते हैं। इसलिए फर्स्ट एग्जाम में थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क, बाकी एग्जाम बहुत स्मूथ हो जाएंगे, बिकॉज आप समझ जाओगे कि पेपर देना कैसे है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ओके, बाय।